नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के अंदर आज एक आर्टिकल लिखा गया है और उस मजमून के अंदर बाकायदा ये बताया गया है कि पाकिस्तान के एक साबिक मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ, जब उनसे पूछा गया कि इस वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप ये करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा, तो उस आर्मी चीफ साहब ने बाकायदा से एक राहूनत के साथ, फिरौनियत के साथ, एक ताकत के जोम में, ताकत के नशे में ये जवाब दिया कि हमने भुट्टो को लटका दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, कुछ भी नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। इस मजमून का खुलासा या कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अडयाला जेल आज सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। अडयाला जेल में आज कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है। इमरान खान ने गैर मामूली गुफ्तगू की है, वो सारी गुफ्तगू आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बिकाऊ लेटा हुआ एक घटिया गटर मीडिया है, पाकिस्तान के अंदर जो काम करता है, जो एक स्पाइनलेस किस्म का मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान के हवाले से बहुत सारे टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में खबरें चला रहा है। और इन टिकर्स के अंदर बाकायदा से लिखा गया कि इमरान खान आज जनरल फैज के हवाले से जब गुफ्तगू या बातचीत कर रहे थे तो इमरान खान का गला सूखा हुआ था, इमरान खान के होंठ खुश्क हुए थे, इमरान खान के माथे के ऊपर पसीना आ रहा था। जब ये टिकर्स हम देखते हैं तो यकीन माने के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे डरा हुआ या खौफ में देखना सिर्फ तुम्हारा एक ख्वाब है और ये ख्वाब के साथ ही खत्म हो जाएगा, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं होगी। तो यकीन माने के महसूस हुआ कि आज भी कोई दीवाना है जो अपनी आना की तस्कीन के लिए, आज भी कोई दीवाना है जो दिन में ऐसे ख्वाब देखता है कि उसने इमरान खान को डरा दिया, इमरान खान को खौफजदा कर दिया है और इमरान खान एक खौफ के आलम में गुफ्तगू या बातचीत कर रहा है। हालांकि मुताद्दिद मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं जो इमरान खान के साथ जिनकी गुफ्तगू हुई है, उन सब का यह कहना है कि इमरान खान आज भी उसी तरह से कूल, कंपोज्ड, काम, गुड लुकिंग और उसी तरह से ठहर कर गुफ्तगू और बातचीत कर रहा था। अब इमरान खान ने अडयाला जेल में आज ये बड़ी खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जो जनरल फैज का पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रायल कर रही है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये सबके सामने होना चाहिए, ये खुलकर होना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये क्यों चाहते हैं कि ओपन ट्रायल हो। उन्होंने कहा जब फैज का ओपन ट्रायल होगा उसके बाद ही ये सारी साजिश खुलकर सामने आएगी कि कैसे मेरी हुकूमत गिराएगी और कैसे 9 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ है या कैसे मेरी पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ साजिशें बाकायदा से हुई हैं। फिर खान से सवाल किया गया कि ये जो मुतालबा है, ये आपका मुतालबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म किससे है या फिर आर्मी चीफ से है। खान का ये कहना था कि मेरा मुतालबा आर्मी चीफ से है, यानी जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से ये मुतालबा है कि जनरल फैज का जो ट्रायल है वहां पर मीडिया को जाने दें, ओपन ट्रायल हो, वो रिपोर्ट हो और सबको पता चले कि एक साबिक डीजी ISI का ट्रायल यहां पर हो रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख के एक ऐनी शाहिद है और उनके पास अहम तरीन मालूमात है। पाकिस्तान का जो प्राइम न्यूज चैनल है ARY न्यूज, अब ARY न्यूज पर ये टिकर्स चलने शुरू हो गए, टिकर्स अचानक से चलने शुरू हो गए। और टिकर्स क्या चल रहे हैं? बाखबर सिक्योरिटी जराये का बानी PTI के फैज हमीद से मुताल्लिक बयान पर रद्दअमल, यानी सिक्योरिटी इदारों का रद्दअमल आया है। बानी PTI होता कौन है? बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। सिक्योरिटी जराये, ये जुबान बड़ी सख्त जुबान है कि इमरान खान होता कौन है, ये बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। अगर इमरान खान का इस मामले में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, उनका ओपन ट्रायल ही होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान क्या करता और क्या करवाता रहा है। सिक्योरिटीज राय, फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ये इमरान खान ने कहा था। इस पर जो 3 टिकर्स आए हैं या 4 टिकर्स आए हैं, उनमें पहला टिकर यह है कि इमरान खान होता कौन है, ये कहने वाला। दूसरा टिकर आया है कि अगर इस मामले में खान का भी ट्रायल हुआ तो फिर वो तसल्ली रखे कि उसका ट्रायल ठीक ठाक होगा और ओपन होगा। और तीसरी आई है कि ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में क्या करता रहा है और ये क्या करवाता रहा है। सो इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर बन गई है और महसूस हो रहा है कि सूरत हाल एक बड़े खौफनाक किस्म के टकराव या एक खौफनाक नतीजे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है ये इंतहाई कशीदा बाकायदे से बन गई है कि जहां पर इस तरह की टिकट्स छप रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये सारी गुफ्तगू और ये सारी बातचीत इमरान खान ने की है। अब जो बुनियादी तौर पर कॉलम है उसकी तरफ आते हैं। दो कि अडयाला जेल में इमरान खान ने एक तो फैज हमीद के ओपन ट्रायल के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत की है। इसके अलावा 190 मिलियन जो मनी लॉन्ड्रिंग 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके हवाले से इमरान खान ने कहा है कि चूंकि उस वक्त हमें बाकायदा से इजाजत दे दी थी, हमारी गुफ्तगू हुई थी मलक रियाज के साथ। ज्यादा मलक रियाज ने कहा था कि इसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है और कोई और चीज नहीं हुई है। लिहाजा ये डेवलपिंग स्टोरी है, मैं साथ साथ आपको अपडेट करता जाऊंगा क्योंकि काफी सारी और भी हैपनिंग्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से फौरी सवालात किए गए और फौरी जवाबात इमरान खान ने दिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान से पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था। साफी ने सवाल पूछा। इमरान खान ने कहा कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है उसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। फिर खान को कहा गया, ये साफी का सवाल था कि रेंजर्स को कंट्रोल कौन करता है, रेंजर्स तो वजारत दाखिला के मातहत है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा,
مجھے ایک دفعہ رینجرز کی ضرورت پڑی, مجھے پتا ہے کہ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے. پھر صافی نے سوال پوچھا کہ جناب پھر آپ بتا دیں کہ آپ کو کس نے 9 مئی کو اغوا کیا تھا, یا پھر کس نے آپ کے جناب گرفتاری کے حکم دیے تھے. تو عمران خان نے کہا کہ میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ اور سپر کنگ نے دیا تھا. اب یہ ظاہر ہے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. عمران خان نے اگین کہا کہ جناب فوج کے نمبر 1 اور سپر کنگ نے میری گرفتاری کے احکامات دیے تھے. اور ساری گفتگو کے اندر تقریباً 2 دفعہ عمران خان نے 2 سے 3 دفعہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ قاضی فائز صاحب کو تحفظ دینے کے لیے اصل میں جنرل فیض کا میرے خلاف استعمال کیا جائے گا اور میرا ایک ملٹری ٹرائل ہوگا. اور عمران خان نے کہا کہ ملک میں کیا بچے گا اگر ایک سابق آرمی جو وزیر اعظم ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. اب دا امپورٹنٹ کالم جو کہ آج ڈان نیوز میں چھپا ہے, یہ ہے جناب زاہد حسین صاحب ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ چھاپا ہے دا ساگا آف جنرل باجوہ. یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اور اس کی جو پہلی لائن ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے, There have been few instances in Pakistan's history where an army chief has bowed out without a, وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت کم ایسے موقع ہیں پاکستان کے اندر کہ جہاں پر آرمی چیف بغیر کسی کنٹروورسی کے واپس چلا جائے. This might not be surprising in a country where the military has for the most part been deeply involved in the political power games. انہوں نے کہا یہ حیران کن نہیں ہے چونکہ ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پر جو ملٹری ہے وہ پولیٹیکل پاور گیمز کے اندر ان کا باقاعدہ اس کا خاصا حصہ ہوتا ہے اور وہ ملٹری پولیٹیکل پاور گیمز کرتی ہے. ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ may have been among the most controversial army chief but whatever is happening now is no less scandalous. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو قمر جاوید باجوہ ہیں یہ شاید سب سے زیادہ کنٹروورشل ترین شخصیت کے آرمی چیف رہے ہیں, لیکن but whatever is happening now is no less than ایک scandalous. یہ جو معاملہ ہے یہ آج جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. اب اس کے اندر پوری باقاعدہ سے چیزیں لکھی گئی کہ جنرل باجوہ صاحب کو 2 سابق وزیر اعظم نے, میاں نواز شریف صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں, ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ باجوہ نے ان کی حکومت گرائی ہے. باجوہ نے 2 رجیم چینج کیے, کہ عمران خان کی اور دوسری رجیم چینج کی ہے خان کی. بٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جنرل باجوہ بطور آرمی چیف جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کالم میں لکھا گیا ہے, یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ نئی چیزیں جو کھل کر 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے خواجہ آصف نے باقاعدہ سے یہ آ کر بتایا ہے کہ جنرل باجوہ اصل میں عمران خان کو لے کر آئے. اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایک ہائبرڈ سسٹم, یعنی جہاں پر عمران خان اور باجوہ ایک پیج کا باقاعدہ سے بیانیہ عمران خان کے ذریعے دیا. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جناب ان فیکٹ دیر واز این ایکٹیو انگیجمنٹ بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. باجوہ نے خان کے ساتھ ایک ہائبرڈ نظام بھی چلایا اور اس کے بعد ایک ایکٹیو باقاعدہ سے کانٹیکٹ رکھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی راہ بھی ہموار کی کہ جناب جس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں. لیکن یہ لکھتے ہیں but the most interesting is the story of how General Bajwa was chosen for the post by the then Prime Minister Nawaz Sharif. وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف تعینات کرنے والی جو پوسٹ ہے یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ کیسے یہ اوپر آئے ہیں. وہ لکھتے ہیں despite being much lower on the seniority list میں بہت زیادہ نیچے تھے جنرل باجوہ صاحب, it was on the assurance of retired Major General Ijaz Ahmed, his father-in-law, یہ جنرل باجوہ کے سسر کی گارنٹی پر, جو کہ ریٹائرڈ میجر جنرل اجاز احمد ہیں, ان کی گارنٹی کے اوپر جنرل باجوہ کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا. It was apparent that the merit and the seniority did not matter in the appointment of army chief. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اہم ترین ڈسپلن اور اہم ترین ادارے کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی, اس کے اندر میرٹ یا پھر سینیورٹی کا کوئی اصل میں لینا دینا نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق گارنٹیز کے ساتھ ہے, اس کا تعلق سیکیورٹیز کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ایشورنسز کے ساتھ ہے جو کہ باجوہ کے بارے میں دی گئی تھی. اور جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں خود عرفان صدیقی صاحب یا مختلف لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آرمی چیف لگا دیں, میں آپ کو استعفیٰ لکھ کر بھیج دیتا ہوں. اگر میں نے شریف خاندان کی کوئی بھی بات اوپر نیچے کی تو جناب میں پہلے سے استعفیٰ آپ کو لکھ کر یہاں پر بھیج رہا ہوں. اب یہ ملاقاتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جب آرمی چیف بن گئے تو ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا, دلچسپی ہوتی تھی, یہ مختلف صحافیوں کے ساتھ, یہ صحافیوں کو بلا کر بٹھا کر ان سے گفتگو اور بات چیت شروع کر دیتے تھے اور صحافیوں کو ڈراتے تھے, دمکاتے تھے, کہانیاں سناتے تھے. اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ باجوہ صاحب کو, جنرل باجوہ کو, یعنی کہ اس وقت کے آرمی چیف صاحب کو اصل میں بہت سارے جو ملک کے کمپلیکس معاملات تھے ان کی سمجھ ہی نہیں تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی. یعنی باجوہ صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کی فورن پالیسی, ڈیفنس پالیسی یا پھر یہ چیزیں کس طرح سے شیپ ہونی ہیں اور کس طرح سے آگے جانی ہیں. بٹ موسٹ انٹرسٹنگلی وہ کہتے ہیں کہ جناب I remember a press briefing by General Bajwa months after his taking charge. یعنی باجوہ صاحب کے چارج لینے کے بعد مجھے ایک پریس بریفنگ کا یاد ہے
The apex court was expected to deliver its ruling on the Sharif case, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देने वाली थी जनरल जो मियां नवाज शरीफ साहब है उनके हवाले से. A journalist asked the Bajwa what he thought would happen if the prime minister was removed. उन्होंने बाजवा साहब से एक साहबी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि क्या होगा अगर नवाज शरीफ को हटा लिया गया. इसके ऊपर बाजवा साहब ने जवाब दिया, nothing will happen. He responded curtly. उन्होंने तेजी से और बाकायदा से थोड़ा रूडली जवाब दिया ना कि कुछ भी नहीं होगा. Nothing happened when even when we hanged Bhutto. कुछ भी नहीं हुआ था जब हमने भुट्टो को लटका दिया था या भुट्टो को हमने हैंग किया था, कुछ भी नहीं हुआ था. उन्होंने नवाज शरीफ को हटाने से कुछ भी नहीं होगा, भुट्टो को लटकाने से कुछ भी नहीं हुआ था. One could see the arrogance of power. जो सामने बैठे साफी थे वो ताकत का ज़ौम या ताकत का नशा उस वक्त वहां पर वो देख सकते थे. Bajwa was fond of holding forth for hours on end on national and international issues, though he had no clear understanding of any of the complex challenges the country faced. Then came the 2000 elections. The security institutions had already decided that Nawaz Sharif would not be allowed to return to the power. वो कहते हैं कि जनाब 2018 के इंतखाबात आए और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री डिसाइड कर चुकी थी कि हम नवाज शरीफ साहब अब यहां पर नहीं आएंगे. उसके बाद वो मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करते हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात का इन्होंने जिक्र किया है. उन्होंने कहा जनाब जो जनरल बाजवा साहब हैं, इनके उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ कई मुलाकातें होती थी और उसके बाद वो साफियों को बताते थे. He told me, ये जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे बताया, he told me about his frequent meetings with the Shahbaz Sharif, for whom he had developed a strong linking. However, at the same time, the general would appear highly contemptuous while talking about his meeting with him and other opposition leader. वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जब इनसे मिलकर आते थे शहबाज शरीफ साहब या इन बाकी सब से, तो उसके बाद जब हमें बताते थे या निजी मुलाकातों में जिक्र करते थे तो इंतहाई हद तक कमेज या तज़हीक कमेज वे में इन सब का शहबाज शरीफ या इन सब का जिक्र करते थे. He told me that when he asked Shahbaz Sharif about the money laundering case, वो बाजवा साहब कहते हैं कि जब मैंने शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस का पूछा कि जनाब आपकी फैमिली ये मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से करती रही है, तो बाजवा साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे ये कहा कि दैट हिज चिल्ड्रन हैड मेड अ मिस्टेक. ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है असल में उनके बच्चों ने एक गलती की. ये आर्मी चीफ को बाकायदा से शहबाज शरीफ ने बताया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ये मेरे बच्चों की गलती है. He also narrated a story about his meeting with the Maulana Fazlur Rahman. According to the general, the only request made by the JUIFA chief was remove the Khan's government. There were no doubt about the general's grand ambitions. About these were never fulfilled. The general may have exited the scene, but the involvement of the establishment in the politics, power games has continued. There has only been a change of command. वो कहते हैं कि चेंज ऑफ कमांड हुई है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है वो आज भी जारी है. ये कॉलम डॉन अखबार में आज मौजूद है. पढ़ें, समझें, देखें. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है. कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.